दोस्तों, आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के बगल में मौजूद एक छोटे से गांव के रहने वाले एक शख्स की है, जिसका नाम सूरज है। सूरज पेशे से एक ऑटो ड्राइवर है। तो चलिए अब यह कहानी सूरज के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के बगल में मौजूद एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, वह मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। दरअसल मैं पिछले 10 सालों से लखनऊ शहर में ऑटो चला रहा हूं, जिसकी वजह से मैं इस शहर के हर कोने को अच्छी तरह से जानता हूं। रोज सुबह जल्दी उठता हूँ और अपने ऑटो को लेकर निकल पड़ता हूँ। फिर दिन भर की मेहनत के बाद रात को वापस अपने गांव लौट जाता हूँ। पिछले कुछ समय से जिंदगी बस इसी दिनचर्या में बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी मैं खुश था, क्योंकि मेरे परिवार के लिए यही मेहनत मेरा सबसे बड़ा सहारा थी। अब मेरा जो गांव था वह लखनऊ शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर था। ऐसे में रोज रोज का सफर आसान तो नहीं था, लेकिन अब आदत सी हो गई थी। रोज सुबह उठकर शहर जाना और रात को घर लौटना। मेरी पत्नी मीनू अक्सर मुझसे कहती थी, रात में देर तक मत रुका करो, सुना है उस पुरानी सड़क पर अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते हैं कुछ समय पहले एक बहुत डरावना हादसा हुआ था, लेकिन मैं हमेशा ही उसकी इन सब बातों को हंसकर टाल देता था। जब भी वह मुझसे यह सब कहती थी तो मैं उसको हमेशा एक ही बात बोलता था कि यह सब बकवास बातें हैं, वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कभी भी उसकी कही हुई इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि भूत प्रेत जैसी बातें मुझे हमेशा से ही फिजूल की बातें लगती थीं। मेरी नजर में यह सब सिर्फ डर फैलाने के तरीके थे, जिनसे डर कर लोग उन सब बातों को सच मान बैठते थे। लेकिन मैंने मेरे जीवन में यह बात कभी भी नहीं सोची थी कि एक दिन मेरी घरवाली की कही हुई वो सारी बातें सच हो जाएंगी और एक दिन मैं किसी ऐसी ही डरावनी घटना का शिकार हो जाऊंगा। दरअसल एक दिन सुबह से लेकर शाम तक रिक्शा चलाते चलाते मुझे काफी थकावट महसूस होने लगी। अब शाम का वक्त हो चला था और शाम होते होते सवारियां भी काफी कम मिल रही थीं, और जो मिल रही थी वह भी ज्यादा दूर की नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से उस दिन मेरा भाड़ा भी थोड़ा कम ही बना था। उस दिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज ऐसा क्यों हो रहा है। थकान महसूस होने के साथ साथ ही उस दिन मैंने एक चीज और नोटिस की थी। दरअसल उस दिन लखनऊ शहर में अजीब सी शांति थी, जो अक्सर होती नहीं थी, क्योंकि हर दिन मुझे सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई सवारी मिलती ही रहती थी। लेकिन आज लोग घरों से काफी कम बाहर निकल रहे थे और सड़कें भी पूरी तरह से खाली खाली सी दिखाई दे रही थीं। उन खाली सड़कों को देखकर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि अब मुझे आगे कोई भी सवारी मिलने वाली है। साथ ही अगर कोई मिलेगी भी तो वह पहले की तरह ही कोई थोड़ी बहुत दूर जाने वाली मिलेगी, जिससे मेरा भाड़ा भी नहीं बनेगा और उस सवारी को छोड़ने के चक्कर में मैं घर पहुंचने में भी लेट हो जाऊंगा। तो अब ऐसे में मैं सोच रहा था कि अब गांव लौटने का वक्त हो गया है। लेकिन जैसे ही घर जाने की सोचकर मैं मेरे ऑटो रिक्शा को स्टार्ट करने की सोचता हूं तो वह स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस वक्त वहां पर मैंने लगभग आधे घंटे तक उसको स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद भी वह स्टार्ट नहीं हो रहा था। इतनी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी जब वह स्टार्ट नहीं हुआ तो मुझे लगा कि शायद इसकी सर्विस करवाए हुए भी काफी ज्यादा समय हो गया है, जिसकी वजह से शायद आज यह बंद पड़ गया है। लेकिन अब मुझे उसे कैसे भी ठीक करके वापस चालू करना था, क्योंकि मेरे गांव की तरफ जाने का कोई भी दूसरा साधन नहीं था जिसमें बैठकर मैं घर जा सकूं। और अगर साधन होता भी तो उस ऑटो को मैं वहां पर छोड़कर घर नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरी कमाई का सिर्फ वही एक साधन था
और अगर रात को कोई उसको वहां से चुरा कर ले जाता तो फिर मेरी तो रोजी रोटी मुश्किल हो जाती। अब ऐसे में मैं मेरे उस ऑटो को धक्का मारते मारते जिस तरफ ऑटो रिपेयर की दुकान होती थी उस तरफ ले जाता हूँ और उस ऑटो रिपेयर की दुकान के सामने ले जाकर उसको खड़ा कर देता हूँ। पैसों के लालच में मैंने पिछले काफी लंबे समय से मेरे ऑटो की सर्विस नहीं करवाई थी, जिसकी वजह से आज मेरा काफी मोटा खर्चा हो गया था और मिस्त्री ने उसको देखते ही बता दिया था कि इसको तो सही करने में भी काफी ज्यादा समय लगने वाला है। पर अब मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसी वजह से मैं वहीं पर बैठे बैठे मेरे ऑटो के ठीक होने का इंतजार करने लगता हूँ। लेकिन जब तक मेरा ऑटो ठीक होकर चलने के लायक हुआ था तब तक घड़ी में रात के करीब 11 बज चुके थे। उस टाइम को देखकर मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि आज अगर मैं हमेशा से जाने वाले रास्ते से अगर घर जाऊंगा तो मुझे घर पहुंचने में और भी ज्यादा देर हो जाएगी। लेकिन तभी मेरे दिमाग में उस शॉर्टकट रास्ते का विचार आता है जिस शॉर्टकट रास्ते के बारे में मुझे मेरी पत्नी हमेशा ही कहती रहती थी कि वहां पर कुछ अजीब सी घटनाएं होती रहती हैं। अक्सर गांव के लोग उस रास्ते के बारे में कुछ नई नई डरावनी बातें गांव में फैलाते रहते थे, पर मैं उन सब बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता था। जब मैं लखनऊ शहर से निकला तो मैंने उस शॉर्टकट रास्ते से ही जाने का पूरा मन बना लिया था। लेकिन उस तरफ से जाने का विचार करते ही कुछ समय बाद मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठने लगा था। ऑटो चलाते चलाते मैं सोच रहा था कि कहीं उस रास्ते पर मेरे साथ सच में कुछ डरावना हादसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन फिर मैं खुद को तसल्ली देते हुए और एक लंबी सांस लेकर अपने आप से ही कहता हूँ कि तू पागल हो गया है। क्या सूरज भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं? ये सिर्फ कहानियों में ही अच्छे लगते हैं। असल जिंदगी में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब यही सब बातें अपने मन में सोचकर मैंने अपने ऑटो का स्टीयरिंग उस सुनसान रास्ते की तरफ घुमा दिया था जिस रास्ते से मेरे गांव की तरफ जाने पर मेरा लगभग आधे घंटे का सफर बचने वाला था। लेकिन जैसे ही मैं उस शॉर्टकट रास्ते पर थोड़ा आगे जाता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि वह सड़क पूरी तरीके से खाली पड़ी हुई थी। और खाली होती भी क्यों ना, उस सड़क पर रात के वक्त जाने से हर कोई कतरा था। शहर की तरफ से आने वाला इंसान हो या फिर गांव की तरफ से शहर की ओर जाने वाला कोई मुसाफिर हो, कोई भी दिन ढलने के बाद रात के अंधेरे में उस रास्ते से जाने की गलती भूल कर भी नहीं करता था। लेकिन अब जैसे जैसे मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे ही मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी और उस ठंड का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अब वहां पर बिल्कुल सर्दियों की तरह की ठंड मुझे महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से ऑटो चलाते वक्त मेरे हाथ अजीब तरीके से कांप रहे थे। पर उस कंपन को मैंने सिर्फ अपनी थकावट की वजह से होता हुआ मानकर नजरअंदाज कर दिया था। उस वक्त मेरा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि मैं कैसे भी करके जल्दी से जल्दी गांव पहुंच जाऊं, क्योंकि डर तो मुझे भी उस वक्त काफी ज्यादा लग रहा था। जब मैं उस रास्ते से गुजर रहा था तो हर पल मेरी पत्नी के द्वारा कही हुई बातें और गांव के लोगों के द्वारा कही हुई बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। लेकिन जब मैं पूरी तरीके से हिम्मत करके उस सड़क से गुजर रहा था तो उस वक्त उस सड़क पर अंधेरा इतना ज्यादा था कि मुझे उस वक्त ऑटो की हेडलाइट की छोटी सी रोशनी में आगे का थोड़ा सा रास्ता ही दिखाई दे रहा था। ऐसे में मैं मेरे ऑटो को जरूरत से ज्यादा तेज रफ्तार में भी नहीं चला सकता था। अभी मैं उस घने अंधेरे को अपने ऑटो की हेडलाइट की रोशनी में पार करते हुए आगे की तरफ जा ही रहा था कि तभी मुझे दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगती है। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरी तरह ही कोई दूसरा गाड़ी वाला उस रास्ते से गुजर रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में मेरा यह भ्रम भी टूट जाता है, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे की तरफ चलता जाता हूँ वैसे वैसे ही मुझे इस बात का एहसास होता है कि वह रोशनी किसी कार की नहीं है, क्योंकि वह रोशनी उस जगह से चलते हुए मेरी तरफ नहीं आ रही थी, बल्कि वो एक जगह पर ही रुकी हुई थी। लेकिन जब मैं उस रोशनी के थोड़ा करीब गया तो दूर से मुझे दिखाई देता है कि वह कोई कार की तरह साधारण सी रोशनी नहीं थी, बल्कि सड़क के किनारे कुछ लोग चल रहे थे जिनके पास बड़ी बड़ी लालटेन थी। लेकिन अब उस रोशनी को देखने के साथ साथ ही मेरे कानों में एक शहनाई की सी आवाज गूंजने लगी थी। उस शहनाई की आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कोई शादी में बजने वाली शहनाई हो।
अब उस सुनसान रास्ते पर शहनाई की आवाज सुनते ही मेरे दिमाग में कई तरह के विचार आने लगे थे। उस वक्त मैं सोच रहा था कि भला इस भूतिया और सुनसान सड़क पर इतनी रात को शहनाई कौन बजा रहा है। इसी चीज को ध्यान से देखने के लिए मैं अपने ऑटो की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर देता हूँ और जब गौर से सामने की तरफ देखता हूँ तो कुछ ही देर सामने की तरफ ध्यान से देखने पर मुझे पता चलता है कि वह तो एक बारात थी और उस बारात में सभी लोग शादी के जश्न में पूरी तरीके से डूबे हुए थे। दूल्हा घोड़ी पर सवार था और उसके पीछे पीछे कई बार खुशी में उछल उछल कर नाच रहे थे। शहनाई की उस धुन पर सभी लोग काफी ज्यादा मस्ती कर रहे थे। लेकिन उस बारात को वहां पर देखकर मैं सोचता हूँ कि भला इस सुनसान रास्ते से यह बारात किस तरफ जा रही है, क्योंकि जहां तक मुझे पता था मेरे गांव में तो कोई भी शादी नहीं थी। तो फिर यह बारात इस सुनसान रास्ते से होते हुए कहाँ जा रही थी, क्योंकि यह रास्ता तो सिर्फ मेरे गांव में ही जाता था और मेरे गांव के आगे और कोई दूसरा गांव भी नहीं था जिस गांव में ये बारात जा रही हो। अब इन्हीं सब चीजों को सोचकर उस वक्त में थोड़ा सा हैरान था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद काम के चक्कर में मुझे गांव की चीजों के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं होगा और जिन लोगों के हमारा आना जाना नहीं होगा उन्हीं में से ही गांव के किसी घर में आज शादी होगी और हो सकता है कि मीनू भी मुझे उस शादी के बारे में बताना भूल गई हो। अब यही सब बातें सोचकर मैं उस चीज को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता हूँ। अब मैं अपने ऑटो की रफ्तार को फिर से थोड़ा सा करते हुए उन लोगों के पास से गुजरने लगता हूँ। लेकिन बारात में जो लोग थे वह पूरी सड़क पर ही इधर उधर नाच रहे थे, जिसकी वजह से मुझे फिर से अपने ऑटो की रफ्तार को धीमा करना पड़ता है। अब मैं काफी धीमी धीमी रफ्तार में उन लोगों के बगल से गुजर रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं उन लोगों के बगल से गुजर रहा था वैसे वैसे ही मैं काफी गौर से उन लोगों को नाचते हुए भी देख रहा था। पर जब मैं उन लोगों को नाचते हुए देख रहा था तो उन लोगों के कपड़ को देखकर मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि उन लोगों के जो कपड़े थे वह काफी पुराने जमाने के कपड़े थे। उन कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी राजा महाराजा या फिर शाही परिवार के लोगों के द्वारा पहने जाने वाले कपड़े हों। जब मैंने उन नाचते हुए लोगों के चेहरों की तरफ अपनी नजरें दौड़ाई तो मैं यह चीज महसूस करता हूँ कि उन सभी लोगों के चेहरों पर अजीब सी मुस्कान थी और उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसको शायद मैं आप लोगों को शब्दों में भी बयां करके नहीं बता सकता। उन अजीब से लोगों को देखकर मैं उस जगह से काफी तेजी से निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी ऑटो को आगे बढ़ाया तो एक बार फिर से मेरी ऑटो वहां पर अचानक से बंद हो गई और बार बार स्टार्ट करने के बावजूद भी पहले की तरह ही वह स्टार्ट नहीं हो रही थी। अपनी ऑटो को ऐसी जगह पर बंद होता हुआ देखकर मैं मन ही मन सोचता हूँ कि शायद उस मिस्त्री ने ठीक से काम नहीं किया है, जिसकी वजह से इतनी दूर आते ही मेरी ऑटो फिर से बंद पड़ गई। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, मैं पहले बताया था कि उस सड़क पर शुरुआत में आते ही मुझे अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी थी और अब उन बारातियों के बगल में पहुंचते ही तो मुझे वह ठंड और भी ज्यादा लग रही थी। अपनी ऑटो के इंजन के चारों तरफ बार बार रस्सी लपेटकर जब मैं उसको खींचते हुए स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था तो मेरे हाथों की उंगलियां बुरी तरीके से कांप पड़ रही थीं, क्योंकि अब मुझे सर्दी इतनी ज्यादा लग रही थी कि ऑटो की आवाज की तरह ही मेरे दांत कटकटाने लगे थे। और उस वक्त मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आज सर्दी का स्तर इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। अब मेरे अगल बगल में शादी की उन शहनाइयां और नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन इतना खुशनुमा माहौल होने के बावजूद भी मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। बार बार मुझे मेरी पत्नी मीनू की कही हुई वह बातें याद आने लगी थीं। उसने मुझे पहले इस सुनसान रास्ते के बारे में बहुत सी ऐसी बातें और कहानी सुनाई थी, जिन कहानियों में मैंने कुछ इसी तरह का सुना था, जिस तरह का इस वक्त मैं अपने अगल बगल में देख और महसूस कर पा रहा था। अभी मैं अपनी ऑटो को स्टार्ट करने की बार बार कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक से ही उन शहनाइयां और ढोल नगाड़ों की आवाज पूरी तरीके से बंद हो जाती है और मेरे अगल बगल में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। जैसे ही ढोल नगाड़ों और शहनाइयां की आवाज आना बंद होती है तो मैं पलटकर पीछे की तरफ देखता हूँ। जैसे ही मैं पलटकर पीछे की तरफ देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि बारात
कि वह सभी लोग अब अजीब तरीके से खड़े खड़े सीधी नजरों से मेरी तरफ देख रहे हैं। दूल्हा भी घोड़ी पर बैठा बैठा मेरी ओर ही ताक रहा है। उस वक्त मैं मेरे ऑटो को सड़क के किनारे लगाकर उन लोगों के बगल में ही खड़ा खड़ा उसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, और वह लोग उस सड़क पर उन शहनाइयां और ढोल नगाड़ों की आवाज पर काफी उछल उछल कर नाच रहे थे। लेकिन अब उन लोगों को इस तरीके से मेरी तरफ देखता हुआ देखकर मुझे अजीब सा डर लगने लगा था, क्योंकि उस पूरी सुनसान सड़क पर उन अनजान लोगों के अलावा उस वक्त कोई भी नहीं था। अभी मैं एक टकटकी लगाकर उन सभी लोगों के चेहरों की तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसके होते ही मेरी तो पूरी तरीके से फटकर हाथ में आने के बजाय नीचे गिर गई थी। क्योंकि जैसे ही मैं उन लोगों के चेहरों की तरफ गौर से देखता हूं तो अचानक से ही उन लोगों के चेहरों में एक अजीब सा बदलाव आने लगता है। धीरे धीरे उन लोगों के चेहरों पर किसी दीवार की तरह दरारें आने लगती हैं और उन दरारों से कुछ खून के जैसा अजीब सा लाल लाल सा झलक लगता है। साथ ही अभी जो उनके कपड़े काफी राजशाही और चमकते धमक दिख रहे थे, अब वह कपड़े धीरे धीरे मटम मेले होने लगे थे। साथ ही बहुत सी जगह से फटे और पुराने से दिखाई दे रहे थे। अचानक से ही अंधेरे में उन सब का वह रूप बदलता हुआ देखकर अब मेरी हालत टाइट हो गई थी। उस वक्त तक बारात में जिन लोगों ने वो बड़ी बड़ी लालटेन जला रखी थी, वह लालटेन भी अब बुझ चुकी थी और वहां पर अब सिर्फ अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था। जितना भी मैं देख पा रहा था वह सिर्फ चांद की हल्की हल्की रोशनी में ही देख रहा था। अभी मैं वहां पर कुछ कर पाता उससे पहले ही एक जवान लड़की और एक बूढ़ी औरत उस बारात में से चलते हुए मेरी तरफ आने लगी थी। उन दोनों को मेरी तरफ आता हुआ देखकर डर के मारे मेरा गला पूरी तरीके से सूख गया था, क्योंकि उस वक्त मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह दोनों मेरी तरफ आ ही क्यों रही है। उस वक्त ना ही तो मुझे उन लोगों में से किसी से भी कोई मदद चाहिए थी और ना ही मैंने उन्हें अपनी मदद के लिए कोई आवाज लगाई थी। तो फिर वो लोग मेरी तरफ क्यों आ रही थी? अब यही कशमकश उस वक्त मेरे दिमाग में चल रही थी, लेकिन वह सब कुछ मेरे लिए उस वक्त इतना ज्यादा डरावना था कि डर के मारे उस वक्त मेरे माथे से पसीना टपकने लगा था और बार बार मेरे होंठ सूख रहे थे, जिन पर मैं अपनी जीभ फेर कर उन्हें गिला कर रहा था। लेकिन होठों के साथ साथ उस वक्त तक डर के मारे मेरा गला भी पूरी तरीके से सूख चुका था। लेकिन जिस तरीके से मैं अपने होठों को जीभ फेर कर गीला कर रहा था, उसी तरीके से मैं अपने मुंह के थूक को बार बार निगल कर अपने गले को भी थोड़ा गीला कर रहा था, क्योंकि ऐसा करने से मुझे अपने डर को कम करने में थोड़ी मदद मिल रही थी। लेकिन पसीना तो लगातार उसी रफ्तार से मेरे बदन से नीचे उस सुनसान सड़क पर गिर रहा था। लेकिन जैसे ही मेरे पसीने की बूंद उस सुनसान सड़क पर गिर रही थी, तो हर बूंद के गिरने के साथ ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कि किसी गर्म तेल में पानी के छींटे पड़ रहे हों, और सड़क पर गिरते ही वह पसीने की बूंद धुएं में बदल रही थी। उस वक्त मैं मेरे पसीने की गिरती हुई बूंदों की आवाज को भी इस वजह से महसूस कर पा रहा था, क्योंकि मेरी आंखों के सामने इतने सारे लोग खड़े होने के बावजूद भी उस सुनसान सड़क पर उस वक्त इतना ज्यादा सन्नाटा पसरा हुआ था कि उस सन्नाटे की वजह से चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी। पसीने के गिरने की आवाज की तो दूर की बात है, बल्कि उस वक्त मुझे तो मेरे दिल की धड़कन की आवाज भी बिल्कुल ठीक तरीके से महसूस हो रही थी। अब उस बूढ़ी औरत और लड़की को मेरी तरफ आता हुआ देखकर मैं तुरंत अपने ऑटो की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता हूँ और फिर से अपने ऑटो को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता हूँ। लेकिन जब ऑटो स्टार्ट नहीं होता है तो मैं अपने ऑटो के अंदर रखे हुए रेडियो को चालू करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उस वक्त मुझे जो सबसे ज्यादा डर लग रहा था वह आसपास के माहौल में फैले हुए उस सन्नाटे और खामोशी से लग रहा था। मैं किसी भी तरह से आसपास की उस खामोशी को तोड़ना चाहता था, क्योंकि उस वक्त मुझे दूर दूर तक ना ही तो कोई इंसान और ना ही कोई दूसरी गाड़ी उधर से आती जाती दिखाई दे रही थी। इंसान के नाम पर उस वक्त वह अजीब से पुराने जमाने के खड़े हुए लोग ही मुझे दिखाई दे रहे थे, जिनके चेहरे अब धीरे धीरे डरावने होते जा रहे थे। जब गौर से उनकी तरफ देखा था तो मुझे डर के सिवा और कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उस वक्त तक उनके चेहरे इतने डरावने हो चुके थे कि रात के उस अंधेरे में वह लोग किसी को भी अचानक से देखकर उसको हार्ट अटैक लाने में पूरी तरह से सक्षम थे।
पर अब तक ना ही तो उन लोगों ने अपने मुंह से कोई आवाज निकालकर मुझे पुकारा था और ना ही मैंने उन लोगों को कोई आवाज दी थी। हम लोग सिर्फ एक दूसरे को काफी पैनी नजरों से देखकर एक दूसरे के चेहरे को ताक रहे थे। इसके अलावा वहां पर और कुछ भी नहीं हो रहा था। होने के नाम पर अगर कुछ हो रहा था तो वह यह था कि वह बुढ़ी औरत और वह लड़की मेरी तरफ आ रही थी, लेकिन सड़क के उस तरफ से लेकर इस तरफ तक उन दोनों के आने के बीच का टाइम भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कई महीने बीत गए हों और मैं इस डर को लगातार महसूस कर रहा हूँ। इसी वजह से तो मैं उस एक पल का आपको इतना लंबा वर्णन करके बता पा रहा हूँ, लेकिन उस सड़क के उस तरफ से चलकर इस तरफ आते आते उस बूढ़ी औरत और लड़की के चेहरे के साथ साथ उनका होलिया भी पूरी तरीके से बदल गया था। अब उनके शरीर पर जो त्वचा थी वह पूरी तरीके से पीली पड़ चुकी थी और उनका शरीर एक सूखी हुई हड्डियों का पिंजरा बन चुका था, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी मरे हुए इंसान की लाश हो। उनके होंठ पूरी तरीके से काले पड़ चुके थे और उनकी मुस्कान वो तो किसी भी इंसान की हो ही नहीं सकती थी, लेकिन उस वक्त उनकी आंखें अजीब तरीके से लाल लाल चमक रही थीं, जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनमें एक अजीब सा गुस्सा भरा हुआ है। और उन दोनों के काले पड़ चुके उन थरथरा हुए होठों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरीके से किसी इंसान के खून की प्यासी हैं। शायद खून की कमी की वजह से ही उनके वह होंठ इस तरह से काले पड़ गए थे। उस वक्त में उनके शरीर का हर प्रकार से खंडन कर रहा था, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि थोड़ी ही देर में यह सब मिलकर मेरा पूरी तरीके से खंडन करने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि उस वक्त तक मैं उन लोगों के हुलिये को देख चुका था, तो उस चीज को देखकर मुझे यह समझ में आ गया था कि शायद मेरी पत्नी मीनू और गांव के जो लोग मुझसे बातें कहते थे वह सारी बातें सच हैं और आज उसी तरह के ही किसी डरावने हादसे का मैं शिकार हो गया हूँ। दरअसल उस वक्त तक मुझे यह समझ में आ चुका था कि मेरी आंखों के सामने यह जो इस सुनसान सड़क पर बारात जा रही है वो किसी इंसानों की बारात नहीं बल्कि एक भूतों की बारात है। और मेरे सामने उस वक्त वो जो बूढ़ी औरत और लड़की चलकर मेरी तरफ आ रही थी वह कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक भटकती हुई आत्मा थी, क्योंकि उस वक्त तक उन लोगों का हुलिया पूरी तरीके से एक डरावनी आत्मा के रूप में बदल गया था। पर अब अचानक से मेरे साथ हुए उस डरावने हादसे की वजह से मेरा शरीर पूरी तरीके से एक जगह पर अकड़ गया था। दिमाग ने पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया था और दिल डर के मारे बैठ जा रहा था। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मैं इस वक्त इस जगह से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन लोगों के चंगुल से बचकर निकल जाऊं। लेकिन कई बार सोचने के बावजूद भी मुझे वहां से बचकर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक पल के लिए तो मेरा मन हुआ कि मैं अपने ऑटो से उतरकर यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन जैसे ही मैंने यह चीज करने की कोशिश की और अपने ऑटो से नीचे उतरना चाहा तो तब तक वो बूढ़ी औरत और वह लड़की मेरे ऑटो के बिल्कुल बाहर की तरफ आ चुकी थी। लेकिन उस वक्त जैसे ही वह मेरे करीब पहुंची तो मुझे उनके अंदर से एक इतनी भयंकर बदबू आती हुई महसूस हुई कि उस बदबू के मेरे नाक में पड़ते ही मेरा सांस लेना भी दुश्वार हो गया था। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि जैसे यह लोग कुछ करें या ना करें, लेकिन यह थोड़ी ही देर तक मेरे पास इसी तरीके से खड़ी रही, तो मैं इस बदबू की वजह से ही सांस ना ले पाने के कारण यहाँ पर मारा जाऊंगा। अब वह बूढ़ी औरत मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से हंसने लगती है, लेकिन उस वक्त मैं अपने ऑटो में इधर उधर अपनी नजरों को दौड़ा आता हूँ। मैं सोच रहा था कि काश मुझे कुछ ऐसा दिख जाए जिसकी वजह से मुझे इस जगह से बचकर निकलने का कोई रास्ता मिले, लेकिन अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था। तभी अचानक से वह बूढ़ी औरत बोलती है कि कोशिश करना बेकार है। आज तक जो कोई भी हम लोगों को इस सुनसान रास्ते पर मिला है वह हमारे से बचकर जा नहीं पाया है और वो इसी तरीके से हमारी इस भूतों की बारात में हमेशा हमेशा के लिए शामिल हो गया है। अगर तुम्हें मेरी इस बात पर कोई शक है तो तुम खुद अपनी आंखों से देख सकते हो। मुझसे ये बात कहते हुए उस बूढ़ी औरत ने अपने उस हड्डीनुमा हाथ को सड़क के दूसरी तरफ खड़े हुए उन लोगों की उस भीड़ की तरफ किया जो वास्तव में एक भटकती आत्माओं का झुंड था, जो कि किसी भी जिंदा इंसान को भटकाने के लिए पहले उसे एक नाचती हुई बारात के रूप में दिखता था। और जब वो इंसान उन लोगों के काफी करीब आ जाता था
यानी कि इतना करीब आ जाता था कि उन लोगों के चंगुल में पूरी तरीके से फंस सके। तो फिर वह लोग उसके सामने अपने असली रूप में आ जाते थे और उसको अपना शिकार बना लेते थे। लेकिन जैसे ही अब उस बूढ़ी औरत ने उस बारात की तरफ देखने के लिए मुझे इशारा किया, तो जब मैं अपनी नजरों को सड़क के दूसरी तरफ खड़े हुए उन बाकी के लोगों की तरफ दौड़ा हूँ, तो मुझे दिखाई देता है कि उन सब में कुछ 5 से 7 लोग ऐसे थे जिनको मैंने पहले कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखा था। जब गौर से मैं उन लोगों की तरफ देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि वह 5-7 लोग तो मेरे ही गांव के थे, जो आज से कुछ समय पहले ही मर चुके थे। उनमें से कुछ लोगों की मौत तो आज से लगभग 7 से 8 साल पहले ही हो चुकी थी, जिनके चेहरे अब पूरी तरीके से बदल चुके थे और वह लोग दिखने में भी काफी ज्यादा बूढ़े दिखाई दे रहे थे। लेकिन उनके भाव और उनके हुलिये को देखकर मैं समझ गया था कि यह तो वही लोग हैं जो कुछ समय पहले ही मर चुके थे और इन लोगों की लाशें इसी सुनसान रास्ते के अगल बगल में इन्हीं लोगों के खेतों में पड़ी हुई मिली थी। लेकिन अब उन सब लोगों को उस भूतों की टोली में देखकर मैं समझ गया था कि शायद मरने के बाद भी यह लोग इन भटकती हुई आत्माओं से मुक्त नहीं हो पाए और आज इन लोगों की टोली में शामिल होकर इनकी संख्या बढ़ा रहे हैं। पर उस वक्त मेरे दिमाग में एक पल के लिए विचार आता है कि शायद कुछ ही देर बाद मैं भी इसी तरीके से उनकी इस भूतिया टोली में शामिल होने वाला हूँ और शायद वह चीज उस दिन सच भी होने वाली थी। अभी मैं उनकी तरफ देख ही रहा था कि तभी वह बूढ़ी औरत मुझसे कहती है कि देख क्या रहे हो, अगर अब भी तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो मरने के बाद जब तुम सच में हमारे साथ इस रास्ते पर रात के वक्त इधर से उधर भटकोगा तो उस वक्त तुम्हें विश्वास हो जाएगा मुझसे। यह बात कहकर वह बुढ़ी औरत अजीब तरीके से गुर्रा हुए अपने उस हाथ से मेरे ऊपर झपटा मारती है, जिस हाथ से इशारा करते हुए उसने ने मुझे उन लोगों की तरफ देखने के लिए कहा था। जैसे ही वह मेरी तरफ झपटा मारती है तो मैं थोड़ा अपनी ड्राइविंग सीट से उछलकर पीछे की तरफ हो जाता हूँ, जिसकी वजह से उसके नुकीले हाथ का वह झपटा मेरी सीट पर आकर लगता है। लेकिन जैसे ही मैं उसके हाथ के उस झपटा को मेरी सीट पर लगता हुआ देखता हूँ तो डर के मारे मेरी हालत खराब हो जाती है और मैं बुरी तरीके से कांपने लगता हूँ, क्योंकि उस वक्त उसने इतनी भयंकर तरीके से मेरे ऊपर वार किया था कि अगर उस सीट की जगह में होता तो उस वक्त मेरे गले की तो धज्जियां उड़ जाती, क्योंकि अचानक से पीछे की तरफ उछलने की वजह से जैसे ही उसका हाथ मेरी सीट पर लगा तो उसके हाथों के वो नुकीले नाखून मेरी सीट के बिल्कुल आर पार हो गए थे। यह चीज देखकर मुझे समझ में आ गया था कि मैं तो इसके एक वार से ही यहीं पर मर जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं उसके वार के डर से उछलकर पीछे की तरफ हुआ तो अचानक से मेरे पैर को ऑटो में ही रखी हुई कोई चीज लगती है। जैसे ही चीज मेरे पैर को लगती है तो मैं एक पल के लिए नीचे की तरफ देखता हूँ। जैसे ही मैं नीचे की तरफ देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि वह तो मेरे ऑटो में रखा हुआ एक लोहे का पाइप है। उस लोहे के नुकीले पाइप को देखते ही उस वक्त मुझे अपने आप को बचाने का एक रास्ता नजर आता है। हालांकि उस वक्त मैं जानता था कि जिन परिस्थितियों में और जिन भटकती हुई आत्माओं के बीच इस वक्त में मौजूद हूँ उनका मैं इस लोहे के पाइप से कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन फिर भी मरते वक्त इंसान अपनी जान बचाने के लिए हर वह संभव कोशिश करता है जो उसे अपने आप को बचाने के लिए मददगार साबित होती हुई दिखाई देती है। इसी वजह से उस वक्त मैं भी उस लोहे के पाइप को अपने हाथ में पकड़ता हूँ और जैसे ही वह बूढ़ी औरत की डरावनी आत्मा फिर से मेरे ऊपर हमला करती है तो इस बार मैं उस लोहे के नुकीले पाइप को जोर से उसके चेहरे की तरफ दे मारता हूँ, जिसकी वजह से उसका जो शरीर पूरी तरीके से अब मुझे कंकाल की तरह दिखाई दे रहा था, उस कंकाल में वह लोहे का ला पाइप उसकी आंख में जाकर घुस जाता है। अब उस वक्त मैंने इतनी तेजी से उस लोहे के पाइप को मारा था कि वह लोहे का पाइप उसकी आंख से घुसकर पीछे की तरफ उसकी खोपड़ी से निकल गया था। जैसे ही मैं यह चीज करता हूँ तो उसका पूरा शरीर एक जगह पर ही रुक जाता है,
लेकिन मेरे द्वारा यह चीज करते ही उसके बगल में वह जो लड़की खड़ी हुई थी, जो कि अब बिल्कुल उसी बूढ़ी औरत की तरह एक डरावने रूप में आ चुकी थी, उसके मुंह से एक बहुत भयंकर चीख निकलती है और उस वक्त वह इतनी बुरी तरीके से रोने लगती है कि उसको देखकर ऐसा लगा कि जैसे अब यह पूरी तरीके से गुस्से में आ गई है और यह मेरे खून की प्यासी हो चुकी है। अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो यह कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन अब अपने आप को बचाने के लिए मेरे पास उन पर कोई भी दूसरा वार करने के लिए ऐसा कुछ भी सामान नहीं था जिससे मैं अपने आप को उनसे बचा सकूं। लेकिन तभी बचपन में मेरी माँ की कही हुई एक बात मुझे याद आती है और मैं मन ही मन भगवान को याद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि जब भी किसी मुसीबत में फंस जाओ तो सच्चे मन से भगवान को याद करना, तो वह तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आएंगे। और अगर वह उस जगह पर तुम्हारी मदद करने के लिए न आए तो कुछ ना कुछ जरूर ऐसा करेंगे जिससे तुम्हारी परेशानी दूर हो जाए। इसी वजह से मैं मन ही मन बड़बड़ाने लगता हूँ कि हे भगवान, मुझे किसी भी तरीके से इस मुसीबत से बचा लो, क्योंकि अब मुझे अपने आप को बचाने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तभी पता नहीं अजीब तरीके से कांपते कांपते एक बार फिर से मेरा हाथ मेरे ऑटो की उस इंजन पर लिपटी हुई रस्सी पर चला जाता है, जिसको खींचने पर मेरा ऑटो स्टार्ट होता था, क्योंकि वह एक पुराने टाइप का ऑटो था जिसको मैं पिछले काफी लंबे समय से घिस घिस कर चला रहा था। जैसे ही मेरा वह हाथ उस रस्सी को लगता है तो मैं भगवान का नाम लेकर जोर से उस रस्सी को खींच देता हूँ। जैसे ही मैं उस रस्सी को खींचता हूँ तो पहले तो मेरे ऑटो एक हल्की सी आवाज करता है और फिर कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। लेकिन उस रस्सी को खींचने के साथ ही जैसे ही मैं थोड़ा सा एक्सीलेटर देता हूँ तो कुछ पल तक शांति के बाद अचानक से मेरे ऑटो के इंजन से एक आवाज आती है और उस आवाज के आते ही मेरा ऑटो स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ऑटो स्टार्ट होता है तो उस वक्त मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैंने एक झटके में ही ऑटो को वहां से काफी तेजी से निकाला। लेकिन जैसे ही मैं अपने ऑटो को वहां से निकालता हूँ तो वो बूढ़ी औरत अपने उस हाथ से पूरी तरीके से मेरे ऑटो को पीछे से पकड़ लेती है। उसने उस वक्त मेरे ऑटो को इतनी मजबूती से पकड़ा था कि झटके से ऑटो को खींचने की वजह से उस वक्त उसने जिस जगह से मेरे ऑटो को पकड़ा था, ऑटो का वह हिस्सा टूटकर उसके हाथ में ही रह जाता है और मेरा ऑटो आगे की तरफ निकल जाता है। उस वक्त मैं उस सुनसान सड़क पर काफी तेजी से अपने ऑटो को दौड़ाता हुआ बार बार पीछे की तरफ पलटकर उसकी तरफ देख रहा था। अब वो डरावनी बूढ़ी औरत मुझे मेरे से दूर होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि मेरा ऑटो काफी तेजी से दौड़ते हुए आगे की तरफ जा रहा था। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि जैसे मैं उस मुसीबत से बचकर आ गया हूँ, लेकिन मैं ये चीज भूल गया था कि अब भी मैं उसी सुनसान रास्ते पर अपने ऑटो को दौड़ा रहा हूँ, जिस रास्ते पर अक्सर इसी तरह की कई सारी डरावनी घटनाएं होती थीं। अभी मैंने राहत की एक भी सांस नहीं ली थी कि तभी अचानक से ही मुझे मेरे बिल्कुल पीछे की तरफ से एक हल्की सी सरसराहट और एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। पीछे मुड़ने पर मेरी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि उस वक्त वह लड़की इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि उसकी आंखों से आंसुओं की तरह लाल लाल खून निकल रहा था और वह अपने चेहरे को इतनी अजीब तरीके से इधर उधर घुमा रही थी कि उसको उस तरीके से करते हुए देखकर मुझे यह अच्छी तरीके से पता चल चुका था कि अब ये बहुत ज्यादा गुस्से में है और ये मेरे साथ यहाँ पर कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन अब मैं लगातार उसकी तरफ देख रहा था, तो आगे की तरफ ना देख पाने के कारण मेरा ऑटो धीरे धीरे चलते हुए सड़क से नीचे उतर जाता है और सड़क के किनारे से उतरकर वह सड़क के बगल में ही बने हुए छोटे छोटे खड्डों के बीच से होकर गुजरने लगता है। जैसे यह चीज होती है तो मैं थोड़ा संभलता हूँ और उसके स्टीयरिंग को मोड़कर उसे वापस सड़क पर लाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन तब तक एक बड़े से गड्ढे में मेरे ऑटो का आगे वाला पहिया जाकर फंस चुका था और मेरा ऑटो एक ही झटके के साथ वहां पर रुक गया था। जैसे ही यह चीज होती है तो मुझे इस बात का विश्वास हो गया था कि आज मैं जिंदा बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, क्योंकि एक बार तो मैं उन सब के चंगुल से बचकर आ गया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं बचने वाला था।
जैसे ही ऑटो वहां पर रुका तो पीछे की सीट पर बैठी हुई वह लड़की की डरावनी आत्मा साइड से नीचे उतरकर मेरी कॉलर को अपने नुकीले हाथों से पकड़ती है और मुझे खींचते हुए उस ऑटो से बाहर लाकर नीचे सड़क पर पटक देती है। जैसे ही मैं सड़क पर नीचे गिरता हूं तो एक पल के लिए उस लड़की की तरफ से मेरी नजरें हटकर जिस तरफ से मैं अपने ऑटो को दौड़ा कर लाया था उसी तरफ सड़क पर जाती है। जैसे ही मेरी नजरें उस तरफ जाती हैं तो जो कुछ उस तरफ से चलता हुआ मेरी ओर आ रहा था उसको देखकर मैं बुरी तरीके से कांप उठता हूँ। दरअसल मुझे दिखाई देता है कि जिस बूढ़ी औरत की आंख में मैंने वह लोहे का नुकीला पाइप घुसाया था, अब वह बूढ़ी औरत अजीब तरीके से चलते हुए उस सड़क से मेरी तरफ ही आ रही है और उसके पीछे पीछे भूतों की वो पूरी बारात आ रही है, जिसको कुछ देर पहले मैं असली बारात समझकर इन भटकती हुई आत्माओं के चंगुल में फंस गया था। उस वक्त तक भी वो नुकीला पाइप उस बूढ़ी औरत की आंख के अंदर ही घुसा हुआ था और आगे की तरफ से घुसकर वह बिल्कुल पीछे की तरफ निकला हुआ था। लेकिन लोहे का पाइप इतना आर पार होने के बावजूद भी वह बिल्कुल आराम से चलती हुई मेरी तरफ आ रही थी और ना ही उस वक्त उसकी आंख से कोई खून निकल रहा था और ना ही कुछ और। यह चीज देखकर मैं समझ गया था कि आज मेरा पाला बहुत ही भयंकर और डरावनी आत्माओं से पड़ा है। आज यह मुझे बिल्कुल भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने देंगी। लेकिन वह बूढ़ी औरत मेरे पास आकर मेरे साथ कुछ कर पाती, उससे पहले ही वह लड़की की आत्मा अजीब तरीके से उछलकर मेरे सीने पर आकर बैठ जाती है और अपने नुकीले नाखून वाले हाथ को मेरी गर्दन के अंदर धंसा देती है। उस वक्त उसके नुकीले नाखून मेरी गर्दन में घुस चुके थे, जिसकी वजह से मेरी गर्दन से खून की धार निकलने लगी थी। मेरे उस खून को निकलते हुए देखकर जो लड़की अभी कुछ देर पहले अजीब तरीके से गुस्से में घुरा रही थी, अब वह खुशी के मारे हंसने लगी थी और उसकी नज़र मेरी नज़रों से मिलने के बजाय मेरी गर्दन की तरफ, उस निकलते हुए खून की तरफ थी, जिसको देखकर उस वक्त वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। शायद मुझको मारकर वह लोग जो चाहते थे वह उनको मेरे शरीर से निकलता हुआ दिख गया था और उस चीज़ को देखकर उस वक्त तो इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी। लेकिन बचपन में मैं अपने गांव में पहलवानी किया करता था। गांव में जो अखाड़ा था उसमें मुझे सिखाया गया था कि जब कोई पहलवान तुम्हारे ऊपर आकर तुमको पूरी तरीके से अपने काबू में कर ले तो किस तरीके से उससे अपने आप को छुड़वाना है। जैसे ही मुझे बचपन में सिखाया हुआ पहलवानी का वह दाव याद आता है तो मैं अपने एक पैर को थोड़ा ऊपर करके सर से उस लड़की के पेट पर नीचे की तरफ से एक लात मारता हूँ जो उस वक्त मेरे ऊपर बैठी हुई थी। लेकिन जैसे ही मैं उसके ऊपर लात मारता हूँ तो मैंने वो लात इतनी जोर से मारी थी कि वह मेरे ऊपर से उठकर हवा में किसी गेंद की तरह उछलते हुए साइड में सड़क के किनारे उन कटीली झाड़ियों में जाकर गिर गई थी। जैसे ही वह चीज होती है तो उस तरफ से आती हुई उस बूढ़ी औरत के मुंह से एक बहुत भयंकर चीख निकलती है और वह औरत अब और भी ज्यादा तेजी से चलते हुए मेरी तरफ आने लगी थी। मैंने उसको मेरी तरफ आता हुआ देखकर सोच लिया था कि अगर यह बूढ़ी आत्मा मेरे पास आ गई तो आज यह सब लोग मिलकर मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इसी वजह से मैं तुरंत ही वहां से उठता हूँ और अपने ऑटो के आगे की तरफ जाता हूँ, क्योंकि उस वक्त ऑटो के आगे वाला पहिया ही उस गड्ढे में फंसा हुआ था। उस वक्त मैं उस पहिए को नीचे से पकड़कर पूरा जोर लगाकर उठाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्योंकि उस वक्त तक मेरे गले पर उस लड़की ने अपने नुकीले नाखून से काफी गहरा घाव कर दिया था, इसी वजह से जैसे ही मैं उस ऑटो को जोर लगाकर उठाने की कोशिश करता था तो उठाने के साथ जैसे ही मेरी शरीर की नसें खींचती थीं तो मुझे अपनी गर्दन में काफी ज्यादा दर्द होता था, जिसकी वजह से मैं उसको उठा नहीं पा रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज अगर इस थोड़े से दर्द की वजह से मैं इस ऑटो को उठाकर साइड में नहीं कर पाया तो फिर मुझे एक ऐसा दर्द मिलेगा जिस दर्द को शायद मैं सहन ही ना कर पाऊं। इसी वजह से मैं कुछ दर्द के होते हुए भी किसी तरीके से उस ऑटो के पहियों को पकड़कर पूरा जोर लगाकर उस गड्ढे से बाहर निकालता हूँ और जैसे ही ऑटो का पहिया गड्ढे से बाहर निकलता है तो मैं उसको वहां से फिर से उस सड़क पर दौड़ाने लगता हूँ, क्योंकि जब वह ऑटो गड्ढे में फंसा था तो वह बंद नहीं हुआ था और जिस वक्त वह लड़की की डरावनी आत्मा मेरे सीने पर बैठी हुई थी उस वक्त तक मेरा ऑटो वहां पर उस गड्ढे में फंसा हुआ था।
लेकिन वह चालू था। इसी कारण जैसे ही उसका पहिया गड्ढे से बाहर निकलता है तो मैं उसको दौड़ाते हुए फिर से उस सड़क पर जाने लगता हूँ। इस बार भी मुझे लगा कि शायद मैं बच गया हूँ, लेकिन फिर से जैसे ही मेरी नजर पीछे की तरफ जाती है तो मुझे दिखाई देता है कि वो बूढ़ी औरत अब मेरे ऑटो के पीछे वाले पहिए के पास में जो छोटा सा बॉक्स बना हुआ था उस बॉक्स को पकड़े हुए हैं और वह लगातार सड़क पर घिसी जा रही है। लेकिन धीरे धीरे वह उसको पकड़कर मेरे ऑटो के अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रही थी। उसको पीछे की तरफ लटकता हुआ देखकर मैं बार बार अपने ऑटो के स्टीयरिंग को इधर उधर घुमाने लगता हूँ ताकि किसी तरीके से उसके हाथ मेरे ऑटो की पकड़ से छूट जाए और वह वहीं पर सड़क पर गिर जाए। लेकिन जब मैं बार बार अपने ऑटो को इधर उधर घुमाता हूँ तो मेरे ऑटो का बैलेंस बिगड़ जाता है और मेरा ऑटो आगे जाकर एक पीपल के पेड़ के से ठुक जाता है। जैसे ही ऑटो उस पीपल के पेड़ के से ठुकता है तो उस टक्कर के साथ ही मेरा सिर भी ऑटो के आगे वाले शीशे में जाकर लगता है, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो जाता हूँ। और उसके बाद मेरे साथ आगे क्या हुआ उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो उस वक्त तक रात के बजाय दिन हो चुका था और मैं अपने ही गांव में जो वेद जी थे उनके घर पर एक चारपाई पर लेटा हुआ था। लेकिन आंख खुलने के साथ जैसे ही मैंने अगल बगल में देखा तो मुझे दिखाई देता है कि गांव के कुछ लोग मेरे अगल बगल में बैठे बैठे लगातार मेरे मुंह की तरफ ताक रहे हैं और पास में ही मेरी पत्नी मीनू भी खड़ी हुई है। लेकिन जैसे ही मीनू को दिखाई देता है कि मैंने आंखें खोली हैं तो वो रोते हुए मेरे पास आती हैं और मुझसे कहती हैं कि भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आप होश में आ गए, वरना मैंने तो सोचा था कि आपको वह डरावनी आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले गई हैं। होश में आने के बाद मैंने गांव के लोगों को वो सारी घटना बताई जो रात को मेरे साथ हुई थी। लेकिन मेरे मन में अब भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे। सबसे पहला सवाल तो यह था कि आखिर मैं इस जगह तक पहुंचा कैसे। तो जब मैंने गांव वालों से यह बात पूछी तो वो लोग मुझे बताते हैं कि तुम्हारी ऑटो की टक्कर गांव के बगल में ही जो महादेव के मंदिर के पास सड़क के किनारे पीपल का पेड़ है, जिसे गांव की महिलाएं अक्सर अलग अलग त्योहारों पर पूजने जाती हैं, उसी पीपल के पेड़ से हुई थी। जब सुबह गांव के लोग अपने खेतों की तरफ जा रहे थे तो उन्हें तुम्हारा ऑटो उस पीपल के पेड़ में ठुका हुआ मिला और वहीं पर ड्राइविंग सीट पर तुम बेहोश पड़े हुए थे। इसी वजह से वह लोग तुम्हें उठाकर तुम्हारे घर पर लेकर गए। पर जब घर पर तुम्हें काफी देर तक होश नहीं आया तो हम सभी तुम्हें यहाँ वेद जी के पास लेकर आ गए। लेकिन मेरे मुंह से मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उसको सुनने के बाद गांव के जो बुजुर्ग लोग थे वह मुझे बताते हैं कि वह तो अच्छा हुआ जो तुम्हारा ऑटो आकर भगवान शंकर के मंदिर के बगल में जो पीपल का पेड़ था उसमें ही आकर नहीं ठुकता, तो शायद तुम जिंदा नहीं बच पाते, क्योंकि उस पेड़ में तो देवताओं का वास था और भगवान शंकर का मंदिर भी बगल में ही मौजूद था, जिसकी वजह से वो डरावनी आत्माएं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। वरना अगर तुम उस भूतिया रास्ते पर ही उनके चंगुल में आ जाते तो तुम आज जिंदा नहीं बचते और ना ही हम लोगों को तुम्हारी कोई लाश मिलती। लेकिन जब मैं गांव के बुजुर्ग लोगों से उस भूतों की बारात के बारे में पूछता हूँ तो वो लोग मुझे बताते हैं कि वो डरावनी आत्माएं वहां पर सैकड़ों सालों से भटक रही हैं। ऐसा माना जाता है कि कुछ सालों पहले वो लोग वहां से बारात लेकर गुजर रहे थे, लेकिन इस दौरान वहां पर एक ऐसा हादसा हुआ था जिसकी वजह से वह लोग उस रास्ते पर जिंदा जलकर मर गए। उसके बाद से ही उन सभी लोगों की आत्मा उस रास्ते पर भटकती है। जब अक्सर उस रास्ते पर इस तरह के डरावने हादसे होने लगे थे तो फिर गांव के लोगों ने गांव से शहर की तरफ जाने के लिए वह लंबा वाला दूसरा रास्ता निकाल लिया था, जिससे हम लोग हमेशा आते जाते हैं, और इस रास्ते को एक भूतिया रास्ता घोषित कर दिया था। लेकिन तुमने कल रात को उस तरफ से आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी थी। आगे से तुम ऐसा भूल कभी भी मत करना, वरना किस्मत हमेशा साथ नहीं देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमारी कहानी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।